आज का हमारा विषय है आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना में कंपनी के सदस्यों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कभी कभी कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर अवस्था में पहुंच जाती है कि कंपनी की अधिकांश पूंजी डूब चुकी होती है। ऐसी स्थिति में यदि कंपनी का समापन कर दिया जाता है तो कंपनी के इक्विटी एवं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अर्थात समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारियों को तो कुछ भी राशि मिलने की संभावना नहीं होती है, वरन ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के दावों के भी अधिकांश भाग का भुगतान संदिग्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कंपनी अपने हानियों को अपलिखित करके कुछ अतिरिक्त धन की व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यापार का संचालन करे तो भविष्य में लाभ अर्जित कर सकती है। यानी एक संभावना ऐसी वो हो सकती है कि यदि कंपनी अपनी हानियों को अपलिखित करके कुछ अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर ले तो व्यापार हो सकता है सुचारू रूप से चल सके और भविष्य में लाभ कमा सके, तथा कंपनी के अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों और लेनदारों की आपसी सहमति से ऐसी योजना हम बना सकते हैं जिसके अनुसार हानियों को अपलिखित कर दिया जाए और कुछ एक्स्ट्रा धनराशि की व्यवस्था हो सके ताकि हम कंपनी को वापस एक नए सिरे से शुरू कर सकें। ऐसी योजना को समझौते की योजना अथवा अनुविन्यासन की योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि विभिन्न पक्ष जैसे इक्विटी अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी, ऋणपत्रधारी एवं लेनदारों अपने हितों का कितना भाग त्याग दें। या आपस में बैठ के तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना त्याग करेगा, जिससे कि हानियों का अपलिखित किया जा सके और कंपनी सुचारू रूप से चल सके और आवश्यक धन की हम व्यवस्था कर सकें। तो इसमें सामान्यतः डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स उतना ही त्याग करने को सहमत होते हैं जितना, यदि कंपनी आज समाप्त हो जाती है, आज बंद कर दी जाती है, तो जितना पैसा उनकी डूबने की संभावना होती है उतने पैसे तक का त्याग करने के लिए अक्सर ऋणपत्रधारी और लेनदार सहमत हो जाते हैं। अंशधारियों को अपनी अधिकतम सीमा तक, जिसमें समता अंशधारियों को अपनी अधिकतम सीमा तक त्याग करना होता है ताकि हानियाँ भी अपलिखित हो जाए और कुछ पैसा भी हमारा बच जाए व्यवसाय को वापस शुरू करने के लिए। तो ऐसी जो योजना होती है उसको हम बोलते हैं अनुविन्यासन की योजना, जिसमें सदस्य, ऋणपत्रधारी और लेनदारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई जाती है। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखेंगे कि ऐसी योजना बनाते समय किस तरीके से प्रविष्टियाँ की जाती हैं या किस तरीके से हम इसका लेखांकन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसमें हमको प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 64,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप हैं। इक्विटी शेयर्स हैं हमारे 1,92,000 एट द रेट ऑफ 5 ईच, ये भी फुल्ली पेड अप है। रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व है 3,200 रुपये का, जो हम काम में ले सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए। इसके अलावा हमें हानि है, बैलेंस ऑफ P&L है हमारा 2,88,000 का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, उसमें 5% डिवेंचर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं। संपत्तियों में हम देखें तो हमारे पास 2 टेंजिबल असेट्स हैं, एक इंटेंजिबल गुडविल है जिसे हमें राइट ऑफ करना होगा, इन्वेंट्रीज है, DR है, डेटर्स हैं और कैश है हमारे पास। योजना हमारी क्या बनी है, कंपनी के पुनर्मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि ख्याति का मूल्य शून्य है, तो हमें ख्याति पूरी अपलिखित करनी है। अन्य संपत्तियां निम्नलिखित सीमा तक अधिक मूल्यांकित हैं, यानी भूमि भवन हमारी पुस्तकों में 1,28,000 रुपये से अधिक दिखा रखी है, जो हमें राइट ऑफ करनी है। प्लांट और मशीनरी 1,76,000 रुपीज़ से अधिक दिखा रखी है, ये भी हमें राइट ऑफ करना है। देनदार में 16,000 रुपये का आइटम बनाना है, जो हमें डूबने की संभावना है। 1 अप्रैल 2019 को जो योजना ट्रिब्यूनल ने स्वीकार की इस प्रकार की, तो लेनदार अपने दावों को 60% के लिए 6% डिबेंचर लेना स्वीकार करेंगे, यानी लेनदार अपने दावों का 60% पेमेंट लेंगे डिबेंचर के रूप में और शेष राशि 6 माह पश्चात नकद में चुका दी जाएगी, अर्थात लेनदार कोई भी त्याग नहीं कर रहे हैं। पूर्वाधिकार अंश 5 रुपये तक कम करना है और अंशतः प्रदत्त बनाना है, अर्थात इसकी फेस वैल्यू को चेंज नहीं करना है, सिर्फ 5 रुपये का त्याग करना है।
ऐसे इक्विटी अंशधारियों को 1 रुपये तक त्याग करना है, यानी हमारा 5 रुपये का शेयर था, 1 रुपये तक कम करना है, यानी 4 रुपये से इसको कम कर देना है। ये भी अंशतः प्रदत्त है, अर्थात फेस मूल्य को चेंज नहीं करना है, फेस मूल्य हमारा वही रहेगा। संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकित अंकों तक कम करना है, लाभ हानि के खाते को हमें राइट ऑफ करना है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ और चिट्ठा देखिए हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2019 को हमारी स्कीम सैंक्शन हुई है, तो 1 अप्रैल 2019 को फर्स्ट एंट्री बनाएंगे हम लेनदारों को भुगतान करने की। तो लेनदारों का 50% हम अभी चुका रहे हैं, 50% हमारा पेंडिंग है जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। भुगतान में 50% क्रेडिटर्स ने 6% नए डिबेंचर लेना स्वीकार किया है, तो हमारे क्रेडिटर समाप्त हो जाएंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। हमारे क्रेडिटर्स थे यहाँ पर 6,40,000 की, आधों ने पेमेंट लिया है, तो अमाउंट हमारी आधी आ जाएगी 3,20,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी। सेकेंड एंट्री भी इसी डेट को बन जाएगी। प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश को 5 रुपये तक कम करना है, अंशतः प्रदत्त है, तो हमें इसको फेस वैल्यू चेंज नहीं करनी है, सिर्फ कमी की एंट्री करनी है, यानी एंट्री बन जाएगी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ऐसे इक्विटी शेयर्स को फेस वैल्यू कम नहीं करना, तो हम दोनों की चाहे तो यहाँ पे कमी एंट्री भी कर सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे यहाँ पर 64,000 के, इसको 5 रुपीज़ से कम करना है, और 1,92,000 को 4 रुपीज़ से कम करना है, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 3,20,000। बैलेंस हमारा इकट्ठा हो गया है 10,88,000 एंड 3,200, यानी 10,91,200। तो नेक्स्ट एंट्री राइट ऑफ करने की हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ये हमारी हो जाएगी 10,88,000 प्लस 3,200, यानी 10,91,200, जिसमें से हमें राइट ऑफ करना है एक तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L जो हमारा लॉस है, एक हमें राइट ऑफ करना था गुडविल, एक हमें लैंड एंड बिल्डिंग कम करना था, वो ओवर वैल्यू थी, हमें प्लांट मशीनरी भी हमारी ओवर वैल्यूड थी, उसके बाद हमें रिजर्व बनाना था डाउटफुल डेट्स के लिए,
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और यदि कोई राशि बचेगी तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। यहाँ पे जो भी राशि बची है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ पर लॉस था हमारा 2,88,000 का, गुडविल थी हमारी 4,48,000, लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड थी हमारी 1,28,000 से, प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है हमारी 1,76,000 से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाना था 16,000, और जो बैलेंस बचेगा 35,200 वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। वीडियो देखने से पहले मेरा सजेशन है, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, क्या चेंजेस हुए हैं? तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसमें पहला बनेगा हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में भी जो पहली दिखाते हैं वो दिखाते हैं शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर 64,000 6% प्रेफरेंस शेयर जो हमारे इशूड हैं वो तो 10 ईच के हैं, 6,40,000। इक्विटी शेयर्स हैं हमारे 1,92,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 ईच, 9,60,000। ये हमारी इशूड कैपिटल है, क्योंकि पेड अप नहीं है तो इसे हम टोटल में शामिल नहीं करेंगे। सेकंड दिखाएंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, इसमें आ जाएंगे हमारे 64,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें 5 रुपीज़ का जो कि इन्होंने त्याग कर दिया है, तो अब हमारा बचेगा सिर्फ 5 ईच, तो ये हमारा आ जाएगा 3,20,000 एंड 1,92,000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹1 ईच, क्योंकि इन्होंने 4 रुपये का त्याग कर दिया, तो यहाँ पर पार्टी पेड अप हो गए हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1,92,000। उसके बाद बी शेयर कैपिटल को हम यदि यहाँ पर ए दिखा देते हैं तो बी हमारा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा चूँकि बैलेंस बचा था कैपिटल रिजर्व, तो हम यहाँ दिखा देंगे कैपिटल रिजर्व 35,200। फिर सेकंड कॉलम बनेगा, फर्स्ट था हमारा शेयर होल्डर फंड, सेकंड बन जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी या नॉन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो भी आप इसको कहना चाहें। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में एक था हमारा ए लॉन्ग टर्म बोरेंग्स,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे सिक्योर्ड लोन है, फॉर्मेट हमारा ऐसा ही बनता है बैलेंस शीट का, उसी फॉर्मेट पे हमको शो करना है। सिक्योर्ड लोन में हमारे दो तरह के डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर जो पहले से आपकी पुस्तकों में एग्जिस्ट कर रहे थे, जो पहले से बुक में एग्जिस्ट कर रहे थे हमारे 5% डिबेंचर 3,84,000 के, और एक जो हमने 6% डिबेंचर्स इशू किए थे क्रेडिटर्स को उनके पार्टी पेमेंट में। तो दो तरह के डिबेंचर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी पुस्तकों में, 5% डिबेंचर एंड 6% डिबेंचर्स। तो ये हमारा आ जाएगा 3,84,000 एंड 3,20,000। थर्ड बन जाएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। इसमें हमारे थे सन्ड्री क्रेडिटर्स। आधे का हमने पेमेंट कर दिया था, आधे हमारे पेंडिंग है, तो आधे जो बचेंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से बैलेंस शीट में आ जाएंगे। टोटल हमारा लाइबिलिटीज़ का आ जाएगा 15,71,200। इस तरह से हम दिखाएंगे। प्रेफरेंशियल कैपिटल हमारी 5 रुपीज़ की बची हैं, 5 का उन्होंने त्याग कर दिया है। इक्विटी शेयर्स हमारे 1 रुपये के बचे हैं, 4 का त्याग कर दिया है। सबको राइट ऑफ करने के बाद बैलेंस हमारा बच रहा था 35,200 का, जो कैपिटल रिजर्व के नाम से आ जाएगा। 5% डिबेंचर पहले से इशूड थे, 6% हमने अभी पार्टली पेमेंट के रूप में क्रेडिटर्स को जो इशू किए वो आ जाएंगे, और बचे हुए क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे करंट लायबिलिटी। फिर बनाएंगे हम सेकंड असेट्स। असेट्स में फर्स्ट आ जाएंगी नॉन करंट असेट्स या फिक्स असेट्स। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में इसके दो बनेंगे आपके, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल हमने राइट ऑफ कर दी है, तभी फर्स्ट टेंजिबल दिखा देंगे इसमें अपन। इंटेंजिबल हमारी कोई भी नहीं है, हमने राइट ऑफ कर दी थी जो गुडविल थी हमारी। टेंजिबल असेट्स में दो तरह की है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। जो पिछली बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी हमारी वैल्यू, उसमें से जितना हमने ओवर वैल्यूड है उसको घटा के शेष राशि हमारी नई बैलेंस शीट में आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारा 6,40,000 एंड 5,42,000। पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यू में ओवर वैल्यू जितना हमने राइट ऑफ किया उसे घटाकर हम यहाँ पे दिखा देंगे। सेकंड आ जाएगा हमारा करंट असेट्स। करंट असेट्स पुरानी बैलेंस शीट में करंट असेट्स में हमने स्टॉक दिखाया हुआ था, डेटर्स थे हमारे, बिल्स रिसीवेबल था और कैश था। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें स्टॉक इन ट्रेड। ये है हमारा 1,28,000। इसके बाद BR ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे, इसमें डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं हमें 1,92,000, जिसमें से जितना हमने प्रोविज़न बनाया था वो अपन लेस करके दिखा देंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स जो हमने बनाया था 16,000 इसमें से लेस कर देंगे। नेट जो वैल्यू है जिसको मिलने की हमें संभावना है वो हमारे आउटर कॉलम में आ जाएगी। बिल्स रिसीवेबल हैं इसमें हमारे 64,000, और C इसमें हमारा कैश है
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा सिर्फ कैश इन हैंड 19,200। तो इसका टोटल भी हमारा आ जाएगा 15,71,200। पुरानी बैलेंस शीट की सूचनाओं में जो जो भी चेंजेस हमने किए हैं उन चेंजेस को एडजस्ट करते हुए नई बैलेंस शीट इस तरह से बनाते हैं। ये वापस से रिवाइज कर, थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर देती हूँ। ये क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री, ये इक्विटी शेयर्स के त्याग की प्रविष्टि, जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की एंट्री, और जितना भी बैलेंस इकट्ठा हुआ है उससे सारी हानियों को राइट ऑफ करने की है। और फिर जो बैलेंस हमारा बच गया कैपिटल रिजर्व, ये अपना नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। नई बैलेंस शीट में त्याग के पश्चात जो भी राशि बची है वो दिखा देंगे हम। कैपिटल रिजर्व जो हमारा बच गया था वो रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा। डिबेंचर्स दो तरह के हैं, एक पुरानी बैलेंस शीट के, एक जो हमने नए इशू किए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, भुगतान के बाद जो शेष राशि बच गई है वो बैलेंस शीट में आ जाएगी। टेंजिबल असेट्स, ओवर वैल्यूड राशि को जो हमने राइट ऑफ किया उसको घटा के शेष राशि बैलेंस शीट में दिखा दी है हमने। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है। डेटर्स में से हमने प्रोविज़न को घटा के दिखाया है। बी और कैश में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये तरीका है हमारा अनुविन्यासन की योजना में अकाउंटिंग का, एंट्रीज करने का और अकाउंट्स बनाने का। आज के लिए इतना ही।